आज बच्चों में एरिया एरिया वेक्टर एक टॉपिक्स है जिसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया को जनरली हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, बट एरिया इज टेकन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको वेक्टर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं फॉर कन्वेनियंटली इन फिजिक्स। फिजिक्स में कन्वेनियंटली के लिए, सुविधा के लिए हम लोग जो है एरिया को एक वेक्टर की तरह यूज करते हैं। तब एरिया को कैसे दिखाते हैं? एरिया का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। कोई वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ए नॉर्मल लाइन ड्रॉन आउटवर्ड फ्रॉम ए सरफेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। देखिए, एक सरफेस है, एस है, एस इज द सरफेस, और उसका छोटा सा एरिया में क्या ले रहा हूं? ds। और इस पे एक नॉर्मल लाइन देखिए आउटवर्ड में ड्रॉ किया हूं, है ना? तो एक नॉर्मल लाइन ड्रॉन आउटवर्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और किसका डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर का। और मैंने बताया किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। सो एन कैप will give the direction of area vector. So let us suppose this is the surface. ये सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल लाइन हम बाहर ड्रॉ करें, बाहर, इधर इधर, अंदर नहीं, अंदर डायरेक्शन देगा एरिया वेक्टर का। एक नॉर्मल लाइन इस सरफेस पे बाहर ड्रॉ करते हैं, और इधर जो डायरेक्शन होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्या? एरिया वेक्टर। सो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर which gives the direction of area vector ds. So you see here ds वेक्टर, ds क्या है? छोटा सा एरिया है, उसको वेक्टर के रूप में दिखाना है, तो ds वेक्टर हो गया। और एक वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया? एन कैप। और मैंने बताया था यूनिट वेक्टर क्या देता है? किसी वेक्टर का डायरेक्शन देता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर का? एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं, वो किसका डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर का। चलते हैं, where unit vector n cap gives the direction of area vector। अब हम लोग आगे जो टॉपिक्स है उसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई से। ई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक। ये फाई में हो गया फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इसकी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। आप उस टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, और टाइम टू टाइम जहां कहीं भी डाउट्स हो आप पूछिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी भी सरफेस पे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है वो इसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो देखिए, यहां एक सरफेस लिया हूं S, इसका छोटा सा एरिया क्या ले लिया? ds। और ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो मैं कॉर्नर से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया हूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। उसमें से मैं एज पर एग्जाम्पल मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया है, ठीक है? और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ होता है, बिकॉज दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर स्ट्रेट। तो स्ट्रेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है जो पास कर रहा है इससे नॉर्मली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा? इधर ही होगा। अब हम एक बात बताना चाहेंगे, मैंने आपको कहा था एक छोटा सा एरिया ds ले लो और उस पर एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड ड्रॉ करो। एक नॉर्मल लाइन तुम आउटवर्ड ड्रॉ करोगे, किसका डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर का, एन कैप देगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस सरफेस से पास कर रहा है, ठीक है? तो इस सरफेस से पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एन कैप दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब इसी पे हम कुछ बात करने जा रहे हैं। देखिए, लेट अस टेक ए सरफेस एरिया S। एक छोटा सा सरफेस एरिया ले रहे हैं क्या? S। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड एरिया वेक्टर n कैप आर इन सेम डायरेक्शन, यदि एरिया वेक्टर n कैप
और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, स्मॉल पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया क्या ds, ये छोटा सा एरिया ds से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसी को निकालना है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन यदि सेम हो तो छोटा सा एरिया जो ds में ले रहा हूं ओवर द सरफेस एरिया s जो है उसमें छोटा सा एरिया ds ले रहा हूं तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसी को मैं दिखा रहा हूं। लेकिन ये ध्यान रहे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो कहता है कितना फ्लक्स पास करेगा थ्रू द एरिया ds, सो d phi e, d phi मतलब हुआ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया ds, मैं सब चीज लिख दिया हूं, इक्वल टू e इंटू ds, यानी दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो छोटा सा एरिया ds से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो वो कैसे निकालेंगे, d phi इक्वल टू e इंटू क्या ds, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया ds दोनों का प्रोडक्ट दे देगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्या एरिया ds। आप समझ गए। Therefore, the total electric flux passing through the surface area S is given by, आप देखिए यहाँ छोटा सा एरिया हम लोग क्या ले रहे हैं ds, तो एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो एरिया और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का प्रोडक्ट कर दे देंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो फ्लक्स कितना पास करेगा वो निकल जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया S से कितना फ्लक्स पास करेगा यदि उसको निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो d phi को इंटीग्रेट करोगे तो phi निकल जाएगा और कितना सरफेस एरिया S से फ्लक्स पास करेगा तो फिर इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे E इंटू ds ओवर द सरफेस एरिया S, ये इंटीग्रेशन S मतलब हो गया ओवर द सरफेस एरिया S, टोटल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिएगा। सो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। If area vector n cap and electric field are not in same direction, मान लेते हैं यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में था तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का प्रोडक्ट ले लिए, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया d phi। लेकिन यदि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो तब क्या करते हैं। सो देखिए यहाँ मैंने लिया है एक सरफेस S लिया हूं और उसमें छोटा सा एरिया क्या लिया हूं बोलो ds, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड तो किसका डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा। सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप इधर हो गया क्योंकि इस सरफेस पे एक नॉर्मल लाइन है। और देखिए ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो पास कर रहा है, देखिए यहाँ था, यहाँ देखो यहाँ ऐसे था जो एरिया वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, बट हियर यू सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूंकि इस सरफेस से इस डायरेक्शन में पास कर रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, तो दोनों के बीच कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मैंने आपको दिया था, तो अब क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ सेम डायरेक्शन में नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में था तो E इंटू ds किए थे। तो हम लोगों को भी क्या करना होगा, E का एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए एरिया वेक्टर के साथ, तो E का एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E cos थीटा। आप देखो E cos थीटा और n कैप, बताइए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो वहां लेते थे E इंटू ds बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है, तो E का एक कंपोनेंट E cos थीटा that will be in the direction of area vector n cap। तब हम लोग क्या लिखे, मैं यहाँ सब लिख दिया हूँ, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन E and क्या, E and n cap, दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये है वन कंपोनेंट E cos थीटा ऑफ E, मतलब E का एक कंपोनेंट E cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, n cap। तब क्या हो जाएगा, therefore स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इक्वल टू, मैंने बताया था अब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं, लेकिन इसका कंपोनेंट तो है, तो कंपोनेंट और एरिया वेक्टर आप दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में आ गया,
तो ई कॉस थीटा और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो अब इसका प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिया था ई इंटू डी एस, तो ई के जगह आप क्या ले लेंगे, ई कॉस थीटा इंटू क्या, डी एस, ई कॉस थीटा इंटू डी एस। सो डी फाई इक्वल टू ई डी एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी को क्या लिखोगे, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ई डी एस, ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था वेक्टर में, तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डॉट डी एस, दिस इज जनरल फार्मूला। तो छोटा सा एरिया ds से कितना फ्लक्स पास करेगा, ई ds cos थीटा यानी ई डॉट क्या, ds। therefore total electric flux passing through the surface area s। अब इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो छोटा एरिया से निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई, फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। और s मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, ओवर द सरफेस एरिया s। इस S सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो वही छोटा सा एरिया से निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ओवर द सरफेस एरिया S, E डॉट ds I, इसका क्या लिख सकते हैं, ds cos थीटा। अब चलते हैं हम लोग। नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया S विल डिपेंड अपॉन एंगल थीटा। अब देखिए ये जो फ्लक्स निर्भर करेगा, ये किस पे निर्भर करेगा, थीटा। एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल थीटा है। तो फ्लक्स इसी पर निर्भर करेगा। ये फार्मूला आ गया, तो मैं दिया हूं केस नंबर 1। इफ थीटा इक्वल टू 0, 0 कब होगा, जब विंड एन कैप एंड ई बोथ आर इन क्या, सेम डायरेक्शन। यदि एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिखो फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, यानी ई इंटू डी एस, यही हो जाएगा ओवर द सरफेस एरिया S। यानी इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। कब मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है, जब एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। इफ थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90। वही फार्मूला लगा दीजिए, कॉस थीटा कॉस 90 क्या होगा, 0। यदि एन कैप यानी एरिया वेक्टर एन कैप और फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उस समय कोई फ्लक्स सरफेस से पास नहीं करेगा। समझ में आया, समझ में आपको आ रहा होगा। आप चाहें तो मैं एक छोटा सा आपको दिखा रहा हूं, देखिए यही है एक सरफेस, ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे पास कर रहा है, यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे एक नॉर्मल लाइन बाहर करेंगे ड्रॉ, यही हो जाएगा एन कैप, होगा ना। अब ये हो गया क्या, एन कैप। तो एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो जब आप जानते हैं थीटा का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव। होना ही है, क्योंकि मैं आपको जनरल फार्मूला दिया हूं, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव, thus इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be either पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्या, 0। तीनों हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा रखा हूं, उसको ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन है एससीबी का, पेज 123 क्वेश्चन 56, उसका सी सेक्शन में दिया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, किधर, कितना, 20 न्यूटन पर कूलम। फाइंड वीबी माइनस वीए, ठीक, और वीबी माइनस वीए निकालना है। कोऑर्डिनेट ए आपको दे दिया है, देखिए उस क्वेश्चन में देखिएगा सी में जा करके, तो उसका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का क्या दिया है, 0 0, यानी ये पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए कहाँ है, ओरिजिन पे है। बी का कोऑर्डिनेट दिया है 6 मीटर 5 मीटर, यानी बी का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तो फाइंड वीबी माइनस वीए, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी यहाँ इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है। तो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल का डेफिनेशन कैसे है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमको ए से बी ले जाना है, किसको, +1 चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इसलिए
इसका VB माइनस BA होता है। फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल। ये सब मैं पढ़ाया हूँ आपको, आप थ्योरी देखिए, आप उलट पुलट करके थ्योरी देखते रहिए, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। अब देखिए, अब क्या है, ए से बी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, वो कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ऑलवेज इतना होगा, ठीक है। तो आपको मैं एक फार्मूला दिया था, याद होगा, dv इक्वल टू क्या होता है बताएंगे, dv इक्वल टू क्या मैंने फार्मूला दिया था, बोलो, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट क्या, बोलो, dr। मैंने एक फार्मूला आपको दिया था, dv इक्वल टू क्या फार्मूला दिया था, जल्दी बोलो, माइनस ई डॉट क्या, dr दिया था ना। यही dv है, चेंज इन पोटेंशियल। तो vb माइनस b है, दैट इज dv, और क्या है, माइनस ई डॉट डी आर, वही मैंने लिया, माइनस ई डॉट आर। आर निकालना है, चूंकि +1 चार्ज को कैरी कर रहा हूं, कहां, ए से बी, ए से बी में कर रहा हूं, +1 चार्ज को कैरी कर रहा हूं, तो वही हो जाएगा आर, ये दूरी आर निकाल लो। तो VB माइनस BA है, इसलिए इस कोऑर्डिनेट में से इस कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो वेक्टर आर बराबर, वेक्टर है यहाँ, क्या होता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, दिस इज द वेक्टर, so dr, so r will be also a vector। तो 6 मीटर, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है 6, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 6 माइनस 0 i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है 5, y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 0, 5 माइनस 0 j कैप, यानी r निकल जाएगा 6 i कैप माइनस 5 j कैप। सो VB माइनस BA क्या होता है, दैट इज dv, वही dv हो गया, VB माइनस BA माइनस e डॉट r, dr की जगह r हो जाएगा, ये रख दीजिए सर, E का वैल्यू ये है, और डॉट R का वैल्यू ये हम लोग निकाले, ये आया, और तुम जानते हो इसको इसके साथ डॉट कर दो, ये आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ डॉट कीजिए, ये आएगा, I डॉट I डॉट I, 20 गुना 6 यानी 120 हो जाएगा, 20 इंटू 6 I डॉट I, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 I डॉट J। इस सब मैं बता चुका हूँ आपको, इस तरह से I डॉट I कितना होता है 1, और I डॉट J क्या हो जाएगा 0, यानी ये दिस टर्म विल बी 0, सो दिस टर्म विल बी I डॉट I 1, और ये हो जाएगा माइनस 120 वोल्ट, यही है। सो दिस ओवर, सो वी विल ज्वाइन द क्लास इन द